आप सभी कक्षा 7वीं के छात्रों का स्वागत है। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 7वीं जो आपका विषय विज्ञान है, इसके 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका की आपकी जो नई बुक आई है सत्र 2024-25 की पाठ 7 यानी अध्याय 7 जंतुओं और पादप में परिवहन की सभी प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। तो छात्रों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर पाठ के पहले पेज में आपको हृदय का चित्र मिला है और इसके विभिन्न अंगों के नाम आपको लिखने हैं। तो हम चालू करते हैं राइट हैंड साइड से। यहाँ पर आपका पहला नाम आएगा महाधमनी, उसके बाद फुसफुस सिरा, इस जो तीसरा खंड है बायां अलिंद, चौथे खंड में कक्षों के बीच का विभाजन द्वार। ठीक है, ये विभाजन, इसके बाद क्या लिखा है द्वार, कुछ इस प्रकार से लिखना है आपको, विभाजन द्वार। और बायां निलय, इसके बाद है फुसफुस धमनी, दायां अलिंद, उसके नीचे महासिरा और सबसे नीचे दायां निलय। इसके बाद बहुविकल्पी प्रश्न में आपका छात्रों पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। में निम्नलिखित में कौन सा कथन पौधों में जाइलम की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो यह इसका उत्तर है जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों का परिवहन। मुख्यतः छात्रों, जाइलम जो है पानी को पहुंचाता है और एक होता है फ्लोएम ऊतक, वह भोजन को पहुंचाता है। फिर है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से रूप से कैसे होता है? तो इसमें उत्तर रहेगा लाल रक्त कोशिकाओं के संयुक्त होने से होता है। फिर है पौधों और जंतुओं में परिवहन प्रणाली के बीच क्या समानता है? तो दोनों परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन का उपयोग करते हैं। फिर पौधों में जड़ों में पत्तियों तक पानी के परिवहन के लिए कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? तो बाष्पोत्सर्जन। इसके बाद है, जैसे कि हम जानते हैं कि धमनी सदैव ऑक्सीजन समृद्ध रक्त परिवहन करती है तथा सिरा अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती है। तो बताइए कि फुसफुस धमनी के संबंध में निम्न में से सही कथन क्या है? तो यहाँ पर आपका फुसफुस धमनी क्या करती है पूछा गया है। तो फुसफुस धमनी यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है। यानी दोनों काम करती है। तो आपका विकल्प सी यानी कि ए और बी दोनों सही हैं, सही रहेगा। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में पहला क्वेश्चन है रक्त लाल, तो पहले खाली स्थान में हीमोग्लोबिन सही उत्तर है। दूसरा है हृदय और रक्त वाहिनियां मिलकर तो संचरण तंत्र बनाती हैं। छात्रों, तीसरा क्वेश्चन है चिकित्सक आपके हृदय स्पंदन को सुनने के लिए तो स्टेथोस्कोप नामक यंत्र उपयोग करते हैं और चोट लगने के बाद रक्त का थक्का बनने के कारण रक्त में उपस्थित तो पट्टिकानु कोशिकाएं हैं। और बाष्पोत्सर्जन क्रिया तो पादप को ठंडा रखने में सहायक होती है। और रक्त किस प्रकार पाचन प्रक्रिया में सहायक है, समझाइए। तो इस वाले प्रश्न में आपको उत्तर लिखना है कि रक्त पाचित भोजन को क्षुद्रांत यानी छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। क्या कारण है कि सिराएं रक्त को केवल हृदय की ओर प्रवाहित होने देती हैं? तो इसमें आपको उत्तर लिखना है सिराओं में ऐसे बल्ब मौजूद होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न है मानव परिसंचरण तंत्र में धमनियों की संरचना सिराओं से किस प्रकार भिन्न होती है? उत्तर लिखेंगे धमनी में रक्त प्रवाह तेजी व अधिक दाब से होता है। धमनी भित्ति मोटी व लचीली होती है तथा सिरा की भित्ति पतली व लचीली होती है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है जिस प्रकार मानव शरीर का हृदय 4 कक्षीय होता है, क्या उसी के समान सभी जंतुओं का हृदय होता है? यदि नहीं तो मानव से भिन्न हृदय वाले किन्हीं 4 जंतुओं के नाम लिखिए। तो मानव से इसमें उत्तर आप पहले लिख देंगे, पर इतनी 3 ही लाइन है यहाँ पर, तो आप सीधे उत्तर लिखिएगा मानव से भिन्न हृदय वाले जंतु केंचुआ, ऑक्टोपस, स्क्वालोडॉन और मछली। इसमें हृदय कक्ष 4 से अधिक या कम होते हैं। तो उत्तर में पहले आप यह लिख दीजिएगा नहीं। पहले क्या लिखेंगे? मानव, यहाँ पर आप पहले लिख दीजिएगा, एक मिनट, पहले आप लिखेंगे नहीं और फिर कॉमा करके मानव से, है ना। इसके बाद आपका अगला प्रश्न छठवां, बूझों ने देखा कि गर्मियों के दिनों में प्रायः पसीने के कारण कपड़ों में सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं, क्यों? तो गर्मी के दिनों में पसीना अधिक निकलने पर कपड़ों पर सफ़ेद धब्बे पसीने में उपस्थित लवणों के कारण बन जाते हैं। फिर सातवां है रक्त का लाल रंग किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है? उसका नाम। वर्णक की किसी मानव शरीर को कैसे प्रभावित करती है?
यह लिखना है। तो रक्त का लाल रंग रक्त में उपस्थित वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन की कमी हो जाने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाना कठिन हो जाता है। इसके बाद आपका 8वां प्रश्न है, स्पंज और हाइड्रा में परिसंचरण तंत्र नहीं होता तो भी वह भोजन और ऑक्सीजन का परिवहन कैसे करते हैं। तो स्पंज और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। जिस जल में वे रहते हैं वह उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। फिर मानव शरीर में उत्सर्जन की क्रिया ना हो तो क्या होगा। तो मानव शरीर में अपशिष्ट पदार्थ मल मूत्र पसीना इत्यादि को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। यदि यह प्रक्रिया रुक जाए तो मानव के जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। फिर जंतुओं में परिसंचरण तंत्र में पाई जाने वाली धमनियां पौधों में पाए जाने वाले फ्लोएम में किस प्रकार समान है, समझाइए। तो धमनियां शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त वितरित करती हैं। इसी प्रकार से फ्लोएम पत्तियों में पौधों के अन्य भागों तक भोजन और अन्य पोषक तत्वों को ले जाता है। यहाँ पर जाना है नहीं, जाता है लिखना है। 11वां क्वेश्चन है, उपरोक्त दिए गए पौधों में किस पौधे में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया तीव्र गति से होगी और क्यों। तो बी में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया तीव्र गति से होगी क्योंकि कैक्टस पौधे शुष्क और गर्म वातावरण में पाए जाते हैं। ये कैक्टस का पौधा है जिसमें कांटे कांटे लगे होते हैं और यह रेगिस्तान जैसे गर्म और शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पानी की कमी होती है। इसलिए इनके पत्ते कांटों में परिवर्तित हो जाते हैं जो पानी के नुकसान को कम करते हैं। साथ ही इनकी मोटी मोम जैसी परत होती है। इसके बाद है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न 12वां, मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यप्रणाली को चित्र सहित समझाइए। तो चित्र आपको बता देते हैं, कार्यप्रणाली आप देख लीजिए। मानव उत्सर्जन तंत्र शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। इसमें प्रमुख अंग गुर्दे यानी कि किडनी होते हैं जो रक्त से विषैले और अनावश्यक पदार्थ को छानते हैं और उन्हें मूत्र के रूप में निकालते हैं। मूत्रवाहिनी मूत्र को गुर्दों से मूत्राशय तक ले जाती है जहां यह अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। मूत्राशय से मूत्र मूत्रमार्ग के माध्यम से शरीर के बाहर निकलता है। चित्र देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार से इसका चित्र बनेगा। ऊपर वृक्क, नीचे मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग और मूत्ररंध्र रहेंगे। आप चाहें तो कुछ इस प्रकार से भी चित्र बना सकते हैं। आपको जौन सा चित्र आसान लगे उस चित्र को आप बना लीजिए। ओके, इसके बाद आपका अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 13वां है, मानव शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता है, उसकी क्रिया विधि समझाइए। तो मानव शरीर में हृदय ऐसा अंग है जो जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त में को पंप करता है। हृदय 4 कक्षों में बटा होता है, 2 अलिंद एवं 2 निलय। दाहिना निलय फेफड़ों में ऑक्सीजन रहित रक्त भेजता है और बायां निलय पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करता है। साइनस नोड में उत्पन्न विद्युत संकेत हृदय की धड़कन को नियंत्रित करते हैं जिससे हृदय सुचारू रूप से कार्य करता है। इसके बाद 14वां क्वेश्चन का आपका आ प्रश्न है, यदि फ्लोएम अवरुद्ध या क्षतिग्रस्त हो जाए तो पौधे की वृद्धि और विकास पर संभावित परिणामों पर चर्चा करें और लिखिए। मतलब फ्लोएम रुक जाए या फिर खराब हो जाए तो क्या। तो यदि फ्लोएम अवरुद्ध या क्षतिग्रस्त हो जाए यानी कि रुक जाए या कुछ खराब हो जाए तो पौधे की वृद्धि और विकास पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं। फ्लोएम पौधे के विभिन्न भागों में भोजन और पोषक तत्वों का परिवहन करता है। इसके अवरुद्ध होने से पत्तियों द्वारा निर्मित शर्करा और पोषण तत्व पौधे के अन्य भागों तक नहीं पहुंच पाएंगे। इससे पौधा कमजोर हो जाएगा, वृद्धि रुक जाएगी और अंततः पौधा मर भी जा सकता है। फल फूल और बीज का उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है जिससे पौधे का जीवन चक्र रुक जाएगा। अब जाइलम क्या है, यदि पौधों की वृद्धि तथा विकास में किस प्रकार सहायक है, चर्चा करें एवं लिखें। तो जाइलम संवाहिनी ऊतक है यानी कि संवहन करने वाला ऊतक है जो पौधों में पानी और घुले हुए खनिजों का परिवहन करता है। जाइलम पौधों की जड़ों से पानी और खनिज तत्वों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यह प्रक्रिया पौधे की वृद्धि विकास और विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। 15वां क्वेश्चन है, परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था का सचित्र वर्णन कीजिए। तो परिसंचरण तंत्र का मुख्य कार्य रक्त, पोषक तत्वों, गैसों और अपशिष्ट उत्पादों का परिवहन करना है। इसमें हृदय, रक्त और रक्त वाहिकाएं शामिल हैं। हृदय 4 कक्षों में विभाजित होता है, 2 अलिंद और 2 निलय। दायां हिस्सा ऑक्सीजन हीन रक्त को फेफड़ों में पंप करता है जबकि बायां हिस्सा ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है।
इसके बाद हृदय का चित्र कुछ इस प्रकार से आप बना लीजिएगा। आप चाहो तो और अच्छा आपको मिल सकता है आपकी बुक में। यहाँ पर लिखना है दायां अलिंद, यहाँ पर दायां अलिंद, बायां अलिंद और यहाँ पर बायां निलय, ठीक है ना। इसके बाद है प्रोजेक्ट 1, स्टेथोस्कोप को मॉडल का निर्माण कीजिए एवं कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। तो यह है स्टेथोस्कोप, जैसे हम यहाँ पर अपने बॉडी पर लगाया जाता है, हृदय की धड़कनें इससे चेक की जाती हैं, है ना। यहाँ पर हार्ट की बीट देखी जाती हैं। यह स्टेथोस्कोप है, इसे लगाया जाता है हृदय के पास और इसे लगाया जाता है डॉक्टर द्वारा कानों में, है ना। इसके बाद है प्रोजेक्ट 2। आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति के सीने में अचानक तेज दर्द, जलन, घबराहट की तकलीफ होने लगती है। आप साथियों से चर्चा कर निष्कर्ष निकालें कर लिखें कि उसे क्या करना चाहिए। तो किसी अंग के विशेषज्ञ डॉक्टर के पास तत्काल जाना चाहिए। फुसफुसीय रोग विशेषज्ञ यानी कि पैल्मोनोलॉजिस्ट। कौन सी जांच करना होगा? तो CVG यानी कंप्लीट एल्ड काउंट। और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो शीघ्र चिकित्सक को दिखाएं, तली भुनी चीज़ों का सेवन न करें, गर्म पानी पीते रहें। ओके छात्रों, तो था कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितने भी आपके दोस्त हैं उनकी भी मदद हो तो उनको वीडियो शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए धन्यवाद।